नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। गूटी विधि से लीची के नए पौधे तैयार करने का तरीका। बम्पर पैदावार के लिए अरहर की खेती पर तकनीकी सलाह। किसान भाइयों, आजकल बाजार में लीची की एक से बढ़कर एक प्रजातियां के पौधे मौजूद हैं जो कि अधिक और अच्छा फल देती है, लेकिन इन पौधों की कीमत अधिक होती है जिससे किसानों को लीची की बागवानी करने में काफी वक्त लग जाता है। पर अब कृषि वैज्ञानिकों ने लीची के पुराने वृक्षों से नए पौधे तैयार करने की सरल और आसान विधियां विकसित कर ली है, जिनमें से गूटी विधि किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। इस विधि से किसान खुद अपने स्तर पर नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए गूटी विधि से पौधे तैयार करने के लाभ और इसकी विधि के बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शिवानी। लीची में नए पौधे तैयार करने का जो कमर्शियल मेथड है वो गुट्टी बांधना ही है। गुट्टी बांधने के लिए अभी आप अगर नए पौधे तैयार करना चाहते हैं तो ये सही समय है। आप अप्रैल के अंत से शुरू करके मई और जून पूरा महीना गुट्टी बांध सकते हैं और उस टाइम पे काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलती है रूटिंग आने में। आमतौर पर देखने में आता है कि किसान भाई नर्सरी से जिस पौधे को खरीद कर लाते हैं वह बाद में किसी अन्य प्रजाति की निकल आती है, जिस कारण किसानों को काफी नुकसान हो जाता है। तो इस तरह की समस्या से बचने के लिए जो किसान लीची की गूटी विधि द्वारा नर्सरी पौधे तैयार करना चाहते हैं तो वह किस तरह से करे इसकी नर्सरी की तैयारी, आइए जानते हैं। गुट्टी बांधने के लिए आपको कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर आप प्लान कर रहे हैं गुट्टी बांधना तो एक तो समय मैंने आपको बता दिया, दूसरा आपको उस चाकू की ज़रूरत है, ग्राफ्टिंग नाइफ जो होता है, आपको मोस ग्रास की आवश्यकता होती है, आपको ग्राफ्टिंग टेप जिसको पन्नी बोलते हैं, ग्राफ्टिंग के लिए जो पन्नी यूज़ होती है उसकी ज़रूरत पड़ती है, और एक क्रेट आपको चाहिए जिसमें आप अपने सारे सामान प्लेस करके अपने बाग में गुट्टी का कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। किसान भाइयों, किसी भी फलदार बाग की सफलता उसकी उन्नत किस्मों पर आधारित होती है। इसलिए आप लीची की गुटी विधि में पौधे तैयारी में कलकतिया, देहरादून और शीडलेस इत्यादि उन्नत किस्मों के वृक्षों की टहनी प्रयोग में लाएं। उसके लिए आपको लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी ग्रोथ का सिलेक्ट करनी है टहनी। उसको सिलेक्ट करने का मैं आपको जनरल सा तरीका बता देती हूँ। जैसे ही आप उस अपनी 1 से 1.5 साल पुरानी टहनी को सिलेक्ट करते हैं, उस पर नाखून से स्क्रैप करके देखिए, अगर उसकी छाल आराम से उतर पा रही है तो इसका मतलब अब वो गुट्टी बांधने के लिए तैयार हो गया है। आप उस पर 1 से 1.5 सेंटीमीटर का कट लगाइए और 2 साइडों में गोल रिंग लगाइए और एक फिर सीधा कट 1 से 1.5 सेंटीमीटर का लगाइए और उस परत को रिमूव कर दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कट बड से नीचे लगाना है, और नीचे बड्स अवेलेबल होती हैं, उन बड्स के बीच में आपको ये कट लगाना है ताकि आप उस पर फिर मोस ग्रास से, पॉलीथीन से उसको अच्छे से बांध सकें। बांधते टाइम भी आपको ये ख्याल रखना है कि वो लूज़ ना हो, क्योंकि अगर वो ढीला होगा तो पकड़ नहीं कर पाएगा और उसमें रूटिंग नहीं बन पाएगी, ह्यूमिडिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, आगे जैसे बारिशों का टाइम होता है तो उसमें फिर पानी भी जाएगा बारिश का, तो आपको बांधते टाइम बस ये ख्याल रखना है कि वो अच्छे से टाइट बंधी हो। जैसे आपने मई में अगर गुट्टी बांधना स्टार्ट किया है तो लगभग 2 महीने बाद उसमें अच्छे से रूटिंग आ जाती है, और उस रूटिंग आने के बाद आप उसको अपने मदर प्लांट से कट करके फिर पॉली बैग में शिफ्ट कर सकते हैं। पॉली बैग में जब अच्छी आपकी ग्रोथ आ जाएगी, जैसे जुलाई अगस्त का महीना बारिशों का होता है, तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा सेटअप हो जाता है लीची का पॉली बैग के अंदर, फिर उसको आप अपने फील्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लीची का ज़्यादा से ज़्यादा बाग लगाएं, और लीची की कलकतिया वैरायटी जैसे है, देहरादून है, सीडलेस है, उनका बाग आप लगा सकते हो और इससे आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और जानेंगे कार्यक्रम में आगे क्या है महत्वपूर्ण।
जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अरहर की खेती से होते मुनाफे को देख अब किसानों के बीच इसकी खेती को लेकर ललक बड़ी है और इस खेती का दायरा भी राज्य में धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जो किसान इस मौसम में अरहर की खेती करने जा रहे, वे इसकी भरपूर पैदावार करने के लिए बुआई करते समय किन किन पहलुओं पर विशेष ध्यान दें, आइए जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज से। ये ऊपरी ज़मीन में हम अरहर की फसल लगाते हैं और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं भी पानी का रुकाव नहीं होना चाहिए, वाटर स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए। अरहर की फसल अगर आप लगा रहे हैं तो टाड़ ज़मीन, ऊपरी ज़मीन में आप लगाएं। दूसरी चीज़ कि टाड़ में जो मिट्टी की जो शक्ति है वो थोड़ी कम होती है, तो उसके लिए आपको जो सड़ी हुई गोबर की खाद है वो डालनी चाहिए। इसमें डीएपी अगर आप 100 किलो डालेंगे 1 हेक्टेयर में तो आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपलब्धता पूरी हो जाएगी, और करीब 33 से 34 किलो अगर आप एमओपी डालते हैं तो वो पूरी हो जाती है। तो ये बड़ा ही आवश्यक है कि बैलेंस डोज ऑफ फर्टिलाइजर, मतलब आपको सिर्फ नाइट्रोजन नहीं, फास्फोरस नहीं, सिर्फ पोटास नहीं, तीनों चारों चीज़ों को, सल्फर, सारी चीज़ें आपको उसमें डालनी चाहिए। सल्फर की भी 20 किलोग्राम मात्रा अन्य उर्वरकों के साथ मिलाकर खेत की तैयारी के समय ही प्रयोग कर दें। अगर आप डीएपी की जगह पर सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कर रहे हैं तो उस दशा में सल्फर का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा पहले से ही मौजूद रहती है। साथ ही इसमें नाइट्रोजन नहीं होता है, इसलिए आपको यूरिया की भी 30 से 35 किलोग्राम मात्रा प्रयोग करनी होगी। दूसरी चीज आपको ये जानना होगा कि कौन कौन सी किस्में हैं जो हमारे प्रदेश में, खास करके जो नॉर्थ ईस्ट प्लेन जोन है जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड ये सब आता है, उसमें लगाई जा सकती है। तो आप अगर जल्दी तैयार होने वाली जो किस्म है उसमें उपास 120 आप लगा सकते हैं। देर से तैयार होने वाली जो किस्म है उसमें बिरसा अरहर 2 जो हम लोगों ने अभी अभी वैरायटी डेवलप की है या नोटिफिकेशन हुआ है उसको आप लगा सकते हैं। IPA 203 आप लगा सकते हैं। मध्यम अवधि में आप बिरसा अरहर 1 लगा सकते हैं। तो कुछ किस्में जो हमने अभी बताई हैं उसमें जो बीमारी या कीड़े मकोड़े की समस्या बहुत कम है, अन्यथा जो अन्य किस्में आप लगाएंगे तो उसमें समस्या आ सकती है। अगर आप जान चुके हैं कि किस्में कौन कौन सी लगानी चाहिए, उसके बाद आपको बीजोपचार आवश्यक है। बीजोपचार हमें पता है कि वो बीमारी या कीड़े मकोड़े को कम करता है, नहीं होने देता है। हम सभी जानते हैं कि 1 किलो बीज के लिए 2 ग्राम बेबिस्टीन दवा का इस्तेमाल करते हैं, और जो फफूंदीनाशी ये दवा है जो हमें बचा लेती है हमारे फसल को। इसके अलावे हम कीड़े के लिए क्लोरोपायरीफास दवा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ दलहनी फसल में राइजोबियम कल्चर का बहुत बड़ा योगदान होता है। राइजोबियम का पैकेट मिलता है जिससे आप 1 पैकेट से आधा एकड़ बीज को बड़े आराम से उपचारित कर सकते हैं। और ये हमारे मृदा विभाग, जो हमारे विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का मृदा विभाग है, वहाँ पे ये उपलब्ध है। इसके आगे हमें ये ध्यान देना होगा कि पौधे की संख्या सही होनी चाहिए, उसके लिए बीज दर जानना होगा। करीब 16 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज हम अरहर की लगाते हैं। आप अपने खेत के हिसाब से ये सुनिश्चित करें कि आपके पास बीज की उपलब्धता है या नहीं है। अभी ये बड़ा ही अनुकूल समय है जब आपको बीज मिल सकता है। तो सही जो अनुशंसित किस्म है जो हमने बताई उसकी उपलब्धता आप सुनिश्चित करें।
दूसरी चीज़ कि आपको ये भी ध्यान देना होता है कि जब खेत आप अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तब उसमें जब बुआई करें तो कोशिश करें कि मकई की तरह जो रीज होता है, जो मेड़ होता है, उस पर बुआई करें। अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तब भी नुकसान नहीं होगा, या फिर पानी की कमी हो जाएगी तभी नमी आपके फसल को, आपके पौधों को मिलती रहेगी। करीब 20 जून से लेकर के 10 जुलाई में अगर आप बुआई कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया उपज आपको मिलने जा रही है। और जो मध्यम अवधि की जो किस्म है उसमें करीब 60 से 20 सेंटीमीटर, मतलब कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर। जो जल्दी तैयार वाली किस्म है उसमें 45 सेंटीमीटर आप कतार से कतार की दूरी रख सकते हैं। ये बड़ा ही आवश्यक है ये जानना, क्योंकि पौधों की सही संख्या आपके खेत में होनी चाहिए अच्छी उपज के लिए। किसान भाइयों, मध्यम या लंबी अवधि वाली किस्मों की अरहर लगा रहे हैं तो उसके साथ कम अवधि की फसलों को लगाकर अन्य फसलों से भी अतिरिक्त उपज ले सकते हैं। और ये ध्यान देना होता है जिस दिन आप बुआई करते हैं उसी दिन आपको रासायनिक खाद जो पेंडिमेथिलीन है वो करीब 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको स्प्रे करना होगा। जिस दिन आप बुआई करते हैं वो सबसे बढ़िया दिन है। हालांकि आप अगले 2-3 दिन भी आप पेंडिमेथिलीन का स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जो बुआई वाला दिन है उस दिन इसलिए मैं सलाह दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि बाद में बारिश हो जाए, 2-3 दिन नमी रहे, ज़्यादा दवाई कारगर ना हो या फिर आपको मौका ना मिले, क्योंकि चौथे दिन के बाद से इसको हम छिड़काव नहीं करते हैं इस दवा का। दूसरी दवा का छिड़काव करते हैं पोस्ट इमरजेंस वीडिसाइड है इमाजेथाई पर, जो 20 से 25 दिनों बाद करते हैं। ये बड़ा ही कारगर है, खास करके दलहनी फसल में। ये आपको निकाई गुड़ाई की जरूरत नहीं पड़ती है, खरपतवार नहीं होने देता है, बहुत ही बढ़िया दवा है। इसकी भी उपलब्धता हमेशा नहीं होती है। अगर आस पड़ोस में, अगर रांची में नहीं मिलता हो या बिहार में नहीं मिलता, पटना में ये उपलब्ध होता है, कई बार हम लोग दूसरे शहरों से मंगाते हैं, तो आप इमाजेथाई पर ज़रूर आप लेकर के रख लें ताकि बुआई के 20-25 दिन बाद ये सही समय होता है जब आप छिड़काव कर दें और खरपतवार से आपको पूरी तरह से निजात मिल जाएगा। दूसरी चीज़ ये ज़रूर सुनिश्चित करें, क्योंकि राहड़ में या दलहनी फसल में पौधे की सही संख्या का होना आवश्यक है। 8 दिन बाद अंकुरन हो जाता है। ठीक 8 से 10 दिन बाद आप कोशिश करें कि जहाँ पे भी पौधे की कमी है, किसी भी वजह से पौधा सड़ गल गया हो, अंकुरन नहीं हुआ, वहाँ पे जो आप बीज बचा करके रखे हैं उसको तुरंत उस जगह पे बुआई करें, या फिर आप चाहें तो बुआई के समय ही आप पौधे को कहीं लगा लें और उसको मिट्टी सहित उस जगह पे, खाली जगह पे भर सकते हैं। जैसे ट्रांसप्लांटिंग करते हैं धान का, उस तरह से ये अरहर में भी अनुशंसित है। इससे पौधे ऊपर नीचे नहीं होंगे, पौधे की जो उम्र होगी एक बराबर की होगी। और कई बार जो मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है फसल का, तो कई बार लगता है जैसे कि ये मिक्सचर हो गया है, तो वो समस्या नहीं होगी। और ये कार्यक्रम अगर आप करेंगे तो ये समझ लीजिए कि अरहर की बहुत अच्छी फसल, बहुत अच्छी उपज आपको मिलने जा रही है। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती-बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, कृषि मौसम विभाग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर
आगामी 2 से 3 दिनों में इस क्षेत्र में मानसून सक्रिय हो सकता है। हालांकि मानसून की स्थिति अभी कमजोर है। अगले 3 से 5 दिनों में उत्तर बिहार के जिलों में अच्छी वर्षा होने की संभावना है। वर्षा कहीं कहीं हल्की से मध्यम भी हो सकती है। पूर्वानुमानित अवधि में हालांकि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी एवं गोलागंज जिलों में अनेक स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान मौसम धान की सीधी बुआई के लिए उचित है। इसके लिए धान की राजेंद्र, नीलम किस्म अनुशंसित है। किसान भाई धान की इन किस्मों का चयन कर ऊंचास जमीन में बुआई करें। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा पर्याप्त हो और लंबी अवधि वाले धान लगाना चाहते हैं वे राजश्री, राजेंद्र मंसूरी, स्वर्णा एवं VPT 5204 आदि किस्में जल्द से जल्द बीज स्थली में गिराने का प्रयास करें। जितने क्षेत्र में धान का रोपा करना हो उसके 10वें हिस्से में बीज गिराएं। बीज को गिराने से पहले 1.5 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित अवश्य कर लें। जो किसान भाई अभी तक हल्दी और अदरक की बुआई नहीं किए हैं वे अति शीघ्र बुआई संपन्न कर लें। हल्दी की राजेंद्र सोनिया, राजेंद्र सोनाली किस्में और अदरक की मरान और नदिया किस्म उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। मध्यम अवधि की धान की किस्मों को बीज स्थली में गिराने का काम करें। इसके लिए संतोष, सीता, सरोज, राजश्री, प्रभात, राजेंद्र सुवासिनी, राजेंद्र भगवती, कागिनी, सुगंधा किस्म अनुशंसित है। गन्ना की फसल में इस समय गलित शिखा रोग के प्रकोप की संभावना है। इस रोग से आक्रांत पौधे के शीर्ष भाग की पत्तियां घुमावदार हो जाती हैं। गन्ना फसल पर इस रोग का लक्षण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। 3 बार छिड़काव करने से रोग वृद्धि में कमी होती है। लीची तोड़ने के बाद लीची के बगीचों की जुताई कर खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करें। प्रति पेड़ 60 से 80 किलोग्राम कंपोस्ट अथवा गोबर की सड़ी खाद, 2.5 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 1.3 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 50 ग्राम सुहागा के मिश्रण को समरूप बिछाकर मिट्टी में मिला दें। खरीफ प्याज की नर्सरी में बुआई करें। नर्सरी में जल निकास की उचित व्यवस्था रखें। N53, एग्री फाउंड डार्क रेड, अर्का कल्याण, बसवंत 780 खरीफ प्याज के लिए अनुशंसित किस्में हैं। बरसाती सब्जियों जैसे भिंडी, लौकी, नेनुआ, करेला, खीरा की बुआई करें। इस मौसम में मिर्च के खेत में विषाणु रोग का प्रकोप अधिक देखने को मिलता है। इससे बचाव के लिए ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में गाड़ दें और इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग, उड़द की तैयार फलियों की तुड़ाई कर लें और हरी खाद के लिए उसके पौधों को मिट्टी में पलटने वाले हल से जमीन में मिला दें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम महेशपुर, जिला पाकुड़ के कृषक जीवन महतो ने। ये समेकित कृषि प्रणाली के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जीवन महतो जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। हमारे प्यारे किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको समेकित कृषि प्रणाली, जिसको अंग्रेजी में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में बताना चाहूँगा, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही लाभकारी है और आज की ज़रूरत है,
कि कम ज़मीन में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। हमारे किसान भाई तो कृषि प्रणाली अपनाते हैं, किसान भाई हमारे खेती करते हैं, उद्यान की खेती करते हैं, मगर समेकित कृषि प्रणाली से उन्हें बहुत लाभ होगा और दुगुना लाभ होगा। सबसे पहले आप यह जान लें कि समेकित कृषि प्रणाली है क्या। समेकित कृषि प्रणाली एक ऐसी तकनीक है जिसमें खेतीबाड़ी से जुड़े दो या दो से अधिक उद्यमों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं जिससे वे एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं और लागत में भी कमी हो। समेकित कृषि प्रणाली किसानों के पास उपलब्ध संसाधनों, बाजार मांग और पूंजी पर निर्भर करती है। यूँ तो इसके बहुत से मॉडल हैं जिनमें फसल आधारित मॉडल, पशु व्यवसाय आधारित मॉडल, तालाब आधारित मॉडल, वन आधारित मॉडल, बागवानी आधारित मॉडल काफी प्रचलित है। अगर उनके पास फसल के बेस है तो फसल आधारित कृषि समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। जमीन कम है, मुर्गी पालन, बकरी पालन करना चाहते हैं तो लाइव स्टॉक बेस ये समेकित कृषि प्रणाली अपनाएं। अगर उनके पास तालाब है तो बत्तख, सांप, मछली पालन समेकित कृषि प्रणाली अपना सकते हैं। झारखंड ऐसा राज्य जहां 30% जंगल है और हमारे आदिवासी भाइयों को पेड़ पौधों से लगाव है तो उसके बीच भी खेती कर सकते हैं। उसके बीच में है ना इस तरह का चारा फसल लगाएं जो गाय उस चारा को खाए तो उसकी दूध की आमदनी बढ़े। साथ में इसमें आप है ना औषधि पौधे भी लगा सकते हैं और इसमें कई आज के दिनों में ऑर्गेनिक सब्जी उसके बेस पर भी आप है ना आधारित कृषि प्रणाली अपना सकते हैं। उसी के किनारे आप मशरूम की खेती करें। बीच में जो भी ज़मीन आपके पास है, चाहे 1 एकड़ है, आधा एकड़ है, उसमें आप है ना ये ऑर्गेनिक कृषि प्रणाली अपनाएं, सब्जी उपजाएं और उसका एक अलग महत्व है, दाम भी ज़्यादा मिलेगा और आज लोग ऑर्गेनिक खेती की तरफ जा रहे हैं। आम भाषा में कहें कि पुराने तरीकों से खेती करना जिसमें सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खेतीबाड़ी के साथ अन्य व्यवसायों को किया जाता था, एक प्रकार की समेकित कृषि प्रणाली ही है। लेकिन वैज्ञानिक ढंग से इस प्रणाली को किया जाए तो केवल मुनाफा ही मुनाफा है और ये पर्यावरण के लिए लाभदायक है। अगर समेकित कृषि प्रणाली के आदर्श मॉडल की बात करें तो एक तालाब होना जरूरी है जिसमें वर्षा जल का संचयन हो। उसमें आप बत्तख पालन के साथ विभिन्न तरह की मछलियों का पालन कर सकते हैं। साथ ही इसके पानी का प्रयोग आप खेतीबाड़ी में भी कर सकते हैं और फसलों के अवशेषों का प्रयोग पशुपालन में कर सकते हैं। पशुओं से प्राप्त उत्पाद का प्रयोग कर सकते हैं। इनके गोबर का प्रयोग गोबर गैस बनाने में खाद के रूप में मछलियों के आहार में कर सकते हैं। तालाब के किनारों पर फल और वानिकी वृक्ष लगा सकते हैं। साथ ही तालाब के ऊपर छोटा सा घर बनाकर मुर्गी पालन, बटेर पालन जैसे कई व्यवसायों को अपना सकते हैं। तालाब आपके पास है किसान भाइयों को तो तालाब में बत्तख रखें, मछली का पालन करें। मछली में 3 लेयर की मछली, वो मछली रखें जो नीचे की सतह में जो मछली रहती है, जैसे कि है ना मागुर मच्छी, ये आपको निचले सतह में रहती है। बीच वाले सतह में है ना रेहू, कतला है और ऊपर वाले सतह में आपको सिल्वर कार्प है। तो एक ही तालाब से तिगुना आपको उत्पादन होगा। तालाब के मेढ़ के पास अच्छे किस्म का बनाना लगाएं जो ड्वार्फ वैरायटी है, कैवेंडिश लगाएं। आप है ना पपाया भी लगा सकते हैं, अमरूद का वैरायटी लगा सकते हैं और पपाया में रेड लेडी पपाया अगर आप लगाएंगे तो किसान भाइयों को और ज़्यादा इससे लाभ होगा। इसी तरीके से अमरूद के बीच में भी इंटरक्रॉपिंग जिसको हम कहते हैं वो लगाएंगे तो किसानों को आमदनी। इसका समेकित कृषि प्रणाली का लक्ष्य यही है कि हम किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाएं और उनकी जितनी भी ज़मीन है, अगर उनके पास आधा एकड़ ज़मीन है तो आधा एकड़ के लिए समेकित कृषि प्रणाली के अपनाएंगे। उसमें वो लिखेंगे कि अगर उनके पास फसल उत्पादन करना है तो फसल उत्पादन करें, उसके बगल में वो पौधा का उत्पादन करें, उद्यान पौधा उसमें लगाएं, फ्रूट्स के पौधे लगाएं और जो ज़मीन बची हुई है उसमें पोल्ट्री करें, मुर्गी पालन करें। कड़कनाथ आज के दिनों में ज़्यादा फायदे की चीज़ है। मुर्गी तो पालते हैं हमारे किसान भी, मगर अब देखना है किसान भाइयों कि हमें किसमें ज़्यादा लाभ होगा, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो फसल लगाएं जिससे उसमें लाभ हो। मधुमक्खी के 5 बॉक्स लगा लेंगे तो उनको है ना उसमें शहद निकलेगा, 40 केजी से 50 केजी उनसे शहद निकलेगा। अगर अच्छी प्योर शहद 400-500 रुपये किलो है तो इससे किसान की आमदनी बढ़ेगी।
तो इसका मकसद ये है समेकित कृषि प्रणाली में कि हम जो भी उसमें हम लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि समेकित कृषि प्रणाली में बाहर से खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इससे जो गोबर, जैसे अगर गाय आपने रखा तो उसका गोबर खाद में काम आएगा, उसी से हम वर्मी कंपोस्ट बना लेंगे। जो बाज़ार में आपको 10 रुपये किलो मिलता है वर्मी कंपोस्ट, वो आप खुद तैयार करेंगे। जब वर्मी कंपोस्ट आप गोबर से बनाएंगे तो आप वर्मी वाष्प भी आप बेच सकते हैं, फिर वर्मी भी बेच सकते हैं, जिसको हम कहते हैं केचुआ खाद, जो आसान से। तो हमारे यहाँ जो मॉडल है उसमें किसान हमारे रह रहे हैं, तो एक किसान परिवार अपने आप को उस जो उनके पास ज़मीन है उसी आधारित समेकित कृषि प्रणाली अपनाए। समेकित कृषि प्रणाली से हम पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन करते हुए अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। किसान कृषि के विभिन्न उद्यम जैसे मवेशी पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन से किसानों को रोजाना आय प्राप्त हो सकती है, जिससे वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति कर सकता है। समय और क्षेत्र की मांग को जानकर अधिक लाभ कमा सकते हैं और आधुनिक तकनीक के द्वारा उर्वरकों और चारे के अत्यधिक खर्चे को भी कम कर सकते हैं, जिससे हमारी लागत कम और मुनाफा अधिक होगा। साथ ही इस प्रणाली को अपनाकर हम मृदा उत्पादकता को बरकरार रखते हुए बंजर भूमियों का उपयोग और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। समेकित कृषि एक किसान को समृद्धि देने के साथ इस काबिल बनाता है कि वो दूसरों को भी रोजगार दे सके। तो इस तरीके से हमारे किसान भाइयों को जागरूक होना होगा और समेकित कृषि प्रणाली को अपनाने की जरूरत है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।